हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी इन ब्लड के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर समरी सीरीज में। देखिए, बेसिकली एक ऐसा प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं जिस प्लेलिस्ट में एक वीडियो के अंदर हम उस चैप्टर के समरी को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी ने हर चैप्टर के कंप्लीट होने पर लास्ट में एक समरी दिया है। बेसिकली होता ही है ना कि हम पूरे चैप्टर को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन उस समरी को एक बार रीड नहीं करते। समरी में ऐसा कुछ खास दिया नहीं होता, बस एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि रिकैप होता है कि मतलब इस पूरे चैप्टर में जो चीज हम पढ़ते हैं उसको एक बार शॉर्ट में एनसीईआरटी हमको समझा देता है। हम उस चीज को कभी कभी स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपने स्किप किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको उन सारे चैप्टर्स के समरी को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम के चैप्टर के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिस टर्म्स को जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या होता है कि ज्ञान कभी हमारे लिए फालतू नहीं होता, ज्ञान लेते रहना चाहिए जहां से भी मिल सके। तो एक चैप्टर ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर समरी को। एक ही वीडियो के अंदर, एक छोटे से वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि सम अप कर दें, और हम करेंगे भी। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा ये समरी। तो जैसे ही ये हमारा चैप्टर एंड होता है तो ये समरी के अंदर आपको पता चलेगा कि कुछ टर्म्स है, हम इन सारे लाइंस को रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे तरीके से समझे कि ये लास्ट में हमसे कहना क्या चाहता है। ओके, सो सबसे पहले पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा पेन को और पतला, और ओके स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या कि रिप्रोडक्शन एनेबल्स स्पीशीज टू लीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमारी कहानी रिप्रोडक्शन से शुरू होती है। क्लास 12 का ये जो सिलेबस है वहां पर रिप्रोडक्शन से हमारी ये कहानी शुरू होती है। देखना ये है कि रिप्रोडक्शन वर्ड एक्चुअली हमसे कहता क्या है। अगर हम रिप्रोडक्शन वर्ड को यहां पर लिखें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं रिप्रोडक्शन वर्ड लिखता हूं तो रिप्रोडक्शन वर्ड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दो टर्म्स के मिलने से बना है। अगर इसको इस तरीके से देखें, री को अगर हम अलग कर दें एंड प्रोडक्शन वर्ड को अगर हम अलग कर दें, तो हम यहां से एक चीज क्लियर होता है कि री का मतलब हम सबको पता है क्या है। तो री का मतलब है अगेन एंड अगेन, बार बार, कुछ ऐसा ही इसका मतलब क्लियर होता है। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है शायद कुछ सिंथेसिस ऑफ समथिंग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ समथिंग, ये हम ऐसा इसको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बार बार किसी चीज को बनाया जा रहा है। अब किस चीज को बनाया जा रहा है? तो अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब अगर कोई एक इंसान है तो वो इंसान अपने ही जैसे दिखने वाले एक दूसरे इंसान को जन्म दे रहा है। अगर कोई हाइड्रा है तो वो अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे हाइड्रा को जन्म दे रहा है। अगर कोई अमीबा है तो वो अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे अमीबा को जन्म दे रहा है। इंसान का ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो अलग हो सकता है, हाइड्रा में ये प्रोसेस अलग हो सकता है, अमीबा में अलग हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में यही प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पर ये चीज लिखता है कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स ए स्पीशीज टू लीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्प कर रहा है हमको यहां पर। तो यहां से इसका मतलब जो है वो क्लियर होता है। सेकेंड लाइन में कहता है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ह्यूमंस के अंदर ये प्रोसेस अलग हो सकता है, प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस अलग हो सकता है, अमीबा के अंदर अलग होगा, बैक्टीरिया के अंदर अलग होगा। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। जब हम इन सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन को अगर हम एक साथ लें तो बेसिकली हम इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। दो टाइप्स में, एक का नाम हमने एसेक्सुअल रख दिया है और दूसरे का नाम हमने सेक्सुअल रख दिया है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। फिलहाल यहां पर समझते हैं कि दो तरीके का ये रिप्रोडक्शन है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल।
बात करें मोटा मोटा, अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें ना तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो सकता है मे बी, जैसे एंजियोस्पर्म्स करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर गैमेट नहीं बनता। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंपलसरी है कि दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, और उन दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन भी होना चाहिए। तो बेसिकली दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन है हमारे पास। तो ये हमारा इस लाइन का इतने का ये मतलब निकल करके आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा ये चैप्टर, कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहां पर एनसीईआरटी ने इस चीज को बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छे से लिखा है कि यहां पर हमको गैमेट्स के फ्यूजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद कहता है कि इट इज द कॉमन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक और चीज कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रख दें, कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ मैं एसेक्सुअल को रख दूं और दूसरी तरफ अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रख दें, तो यहां से एक चीज क्लियर है कि आपको ये चीज, दोनों के बीच में डिफरेंस ये भी क्लियर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफी कम समय में हो जाता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबा चलता है। तो लंबा ये प्रोसेस चलता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये हमको देखने को मिलता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मतलब कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अगर जब हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करने जाएं तब हमको पता चलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके कंपैरिजन में एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ये कुछ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में, ये कुछ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हो गया हमारे पास बैक्टीरिया है, जैसे हमारे पास हाइड्रा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमको ये चीज देखने को मिलता है। आगे कहता है इट इज ए कॉमन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव द रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज फंजाई, एल्गी एंड सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर भी हमको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रा के बारे में, तो हाइड्रा के बारे में हमको पता है कि ये किससे बिलोंग करता है, तो किंगडम एनिमेलिया के फाइलम सिलेंटेरेटा से बिलोंग करता है। जैसे हाइड्रा का अगर एग्जांपल हम ले लें, एक एग्जांपल अगर हम यहां पर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा का एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो हाइड्रा के बारे में हमको पता चलता है कि ये हाइड्रा जो है वो एक एनिमल है, प्लांट जैसा दिखता भले ही है लेकिन है ये एक एनिमल। तो यहां से ये मतलब हमको क्लियर होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये कहना चाहता है। अगले लाइन में, अगले स्टेटमेंट में हमसे कहता है कि द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल एंड आर रेफर टू एज क्लोन। अब यहां पर क्या हो गया, ये चीज आपने चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से, क्लोन कहने का मतलब है कि हम जैसे कि जेरोक्स मशीन में अगर किसी पेपर को डाल के अगर उसका एग्जैक्टली फोटोकॉपी बनाते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल 100% सिमिलर है। कुछ उसी तरीके का प्रोसेस यहां पर होता है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना तो वो अपने पेरेंट्स के 100% आइडेंटिकल होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि यहां पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हम कहते हैं कि सिंगल पेरेंट जो है वो यहां पर इन्वॉल्व है। अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, किसी तरीके के गैमेट का फ्यूजन नहीं है, तो कहने का मतलब है कि किसी तरीके के जेनेटिक मटेरियल का यहां पर फ्यूजन नहीं है। तो जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का, सेम वैसा ही जेनेटिक मटेरियल उनके ऑफस्प्रिंग्स का। तो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के बिल्कुल ही सिमिलर हो जाते हैं। भाई छोटी सी कहानी है। क्लोन कहने का मतलब है, ये जो वर्ड क्लोन लिखा हुआ है इसको अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये हो गया, इस क्लोन का मतलब यहां पर कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट के 100% सिमिलर होगा। ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया फॉर्मेशन एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन सेवरल अल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी एंड फंजाई में जैसे कि हमको ज़ूस्पोर, कोनिडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखने को मिलता है। और भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमको पता है बाइनरी फिजन है हमारे पास,
मल्टीपल बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, हमारे पास बर्डिंग है, रीजनरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। क्लियर है? तो ये इसका ये मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। बर्डिंग एंड गैम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड सीन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर हमको गैम्यूल फॉर्मेशन और बर्डिंग, ये सब हमको कुछ एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाइनरी फिजन और द पेरेंट सेल। प्रोकैरियोट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनको आप कह लो, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगर सेल की हम बात करें तो उनका न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल को मैं बनाऊं तो इसका ये जो न्यूक्लियर पार्ट है ना, ये अगर इसके न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस जो है ये वेल डेवलप नहीं होता। इसके बारे में हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। सिंपल टाइप का इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर वॉल एक्चुअली इसमें एब्सेंट होते हैं। बाइनरी फिजन, ये सब टाइप के कुछ रिप्रोडक्शन हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। इस तरीके का जो सेल रखते हैं, एग्जांपल में आप दे सकते हैं बैक्टीरिया को, एग्जांपल में आप दे सकते हैं जैसे अमीबा को, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। तो एक चैप्टर का हमको ओवरव्यू समझ में आ रहा है कि चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब हम इसका एक ओवरव्यू लेते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमसे। इन सेवरल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब यहां पर आ गए हम एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। एंजियोस्पर्म्स क्या चीज है तो हम जानते हैं 11th क्लास की पढ़ाई थी कि 11th क्लास में एक चैप्टर था हमारे पास प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर हमको पता चला था कि प्लांट किंगडम को बेसिकली हम लोग 5 डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। एल्गी, जिसका दूसरा नाम थैलोफाइटा है, इसके बाद था एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स कुछ और नहीं बल्कि ये एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ क्या है, ये तो प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट है एक तरीके का, सबसे एडवांस टाइप का है। और एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। और एंजियोस्पर्म्स का दूसरा नाम फ्लावरिंग प्लांट भी है। इट मींस कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और यही फ्लावर्स जो है वो सेक्स ऑर्गन कैरी करते हैं इन प्लांट्स के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स सच एज रनर्स, राइजोम्स, सकर, ट्यूबर्स, ऑफसेट एक्सेट्रा आर दी कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अब इस एंजियोस्पर्म्स जो गैमेट बनाता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एसेक्सुअल, हमको यहां पर एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि रनर्स, राइजोम्स, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, इस तरीके का हमको एसेक्सुअल ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमको देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी तरीके का डाउट आता है मन में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है आपके लिए, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि क्या हमसे कह रहा है। कहता है दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली रेफर्ड टू एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये भी कमाल की बात है, ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए हमको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक टाइप आया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब सवाल उठता है कि क्या था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो एक क्विक रिव्यू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहने का मतलब ये है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव पार्ट। अगर मैं यहां पर एक तुमको छोटा सा अगर एक रिवीजन करवाऊं तो प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी को मैंने कहा 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दो। एक तरफ रख दो तुम वेजिटेटिव पार्ट को, एक तरफ रख देते हैं किसको, तो वेजिटेटिव पार्ट को, और एक तरफ हम रख देते हैं किसको, तो जेनरेटिव पार्ट को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा यहां पर डिस्कशन है। तो जनरेटिव पार्ट तुम यहां से ये समझ लो कि ये वो पार्ट हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये वो पार्ट हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बेसिकली इसको सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन तुम मान लो, इसको भी तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो। लेकिन होता क्या है ना कभी कभी कि वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रोडक्शन नहीं करना है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर इस वेजिटेटिव पार्ट की मदद से अगर हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम हम दे देते हैं। एग्जांपल्स आपने देख लिया। इसके बाद हमको आना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स दी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ये चीज एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को हम बहुत अच्छे तरीके से
हमको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बोर्ड्स एज वेल एज हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनसीईआरटी ने हमसे जब कह दिया कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है तो इट मींस कि हमको ये पॉइंट जो है वो याद रखना है, और एक्चुअली में ऐसा होता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट को बनना भी है और इन गैमेट्स को आपस में फ्यूज होना भी है। अगर इसको इस तरीके से हम समझे तो हम कहते हैं कि जैसे कि यहां पर मेल गैमेट मेल बॉडी से निकल करके आएगा मेल गैमेट। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो हम कहते हैं ये एन है, मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। साथ में अगर हम इसके फीमेल गैमेट को यहां पर रख दें तो फीमेल गैमेट के बारे में भी हम लोग कहते हैं कि ये भी कैसे हैं, तो भाई साहब हमको पता चला ना कि ये जो हैं ये भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो भाई इस डिप्लॉइड सेल को नाम दिया जाता है जाइगोट का। और वापस ये जाइगोट जो है मिटोटिक डिवीजन करके, मतलब कि 2n का 2n 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 करते 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 डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही बनता है और फिर हमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये सिर्फ एक स्टेप में फ्यूजन नहीं होता, 2 स्टेप में होता है जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन सब चीज को दिमाग में रख लो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी है कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ये चैप्टर एक ओवरव्यू के तौर पे आपको ये चैप्टर याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है इट इज का मतलब है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे ना तो हमको पता चलेगा एक तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और दूसरा की स्लोअर प्रोसेस है, मतलब काफी टाइम लेता है। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम एक किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम लोग बाइनरी फ्यूजन के बारे में बात करें तो कुछ सेकंड्स में ये काम हो सकता है, कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट्स में ये काम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, अमीबा है या फिर क्या है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम एक इंसान की बात करें तो कंप्लीटली ये 9 महीने का प्रोसेस है। 9 मंथ्स में जाकर के ये हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लंबा प्रोसेस है। आगे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट इंटायरली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं, उनके अंदर बेसिकली हमको ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना ही है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। Events of sexual reproduction may be categorized into pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। चलो ठीक है, कहने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ना बेसिकली हमने 3 इवेंट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया। कौन कौन सी इवेंट्स है एक बार उसको जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन जो आपने अभी देखा, कहां देखा, तो ये हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में अभी हमने क्या किया है, जिक्र किया है। जैसे कि मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का ये जो बनना है, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जरूरी है क्या कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का होना। यहां पर है आगे, यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन में हमने देखा ना कि गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो अब गैमेट्स का फ्यूजन होने से पहले जरूरी है कि गैमेट्स को बनाया जाए। तो गैमेट्स को बनाने का जो प्रोसेस है वो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, दैट इज की गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा गैमेट को ट्रांसफर किया जाए। अब आप ऐसे ह्यूमंस के माध्यम से समझिए कि मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। अब मेल गैमेट को ट्रांसफर होना है, मेल बॉडी से निकल करके जाना है उसको फीमेल बॉडी के अंदर। तो गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है। मतलब गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर किसका पार्ट है, तो प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जहां दोनों गैमेट्स बनते हैं, आपस में मिलते हैं एंड जाइगोट बनाते हैं। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, इस फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, मतलब कि एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवन इंक्लूड द गैमेटोजेनेसिस जिसके बारे में हमने बात कर ली, एंड गैमेट ट्रांसफर, while post fertilization even includes the formation of zygote, जो zygote बन गया, and embryogenesis मतलब embryo का डेवलप होना। यही छोटा सा बात है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ये भी एक कमाल का फंड है ना कि लिविंग सिस्टम इतना कमाल का है, बायोलॉजिकल फैक्ट्स इतने कमाल के हैं
कि कभी कभी हमको पता चलता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका बहुत ही कमाल का एग्जांपल है, जैसे कि ये बाइसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो बाइसेक्सुअल में वही आता है जैसे हमने पढ़ा है किसमें तो जेनेटिक्स में मेंडल ने एक प्लांट को चुना था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। याद ही होगा अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ रखा है। पाइसम सटाइवम कहने का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं पी प्लांट के बारे में। तो पी प्लांट के अंदर हमको देखने को मिलता है कि एक ही प्लांट के अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में मिलेगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको अलग बॉडी में मिलेंगे। लेकिन ये बाइसेक्सुअल में क्या है कि मेल एंड फीमेल, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स इज वेरिड particularly in angiosperms due to the production of diverse type of flowers. Plants are defined as monoecious and dioecious. तो हम इस बेसिस पे प्लांट्स को भी हम लोग मोनोशियस और डायोशियस इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको एक ही प्लांट में मिल जाएंगे एंड बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, राइट। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे हमारा क्या स्टेटमेंट है। तो इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कुछ ऐसा, इसके बाद हमसे कहता है कि फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो कहने का मतलब है कि फ्लावर्स की बात करें तो ये भी बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो कहने का मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर हमको मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेंगे। अगर कह रहा है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक चीज हमको याद रखना है कि इसी के अंदर हमको मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हमको एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात की जाए तो इसके अंदर दो केसेस आएंगे, एक जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरा जिसके अंदर हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। Gametes are haploid in nature and usually a direct product of meiotic division, except in haploid organism where the gametes are formed by mitosis. अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11th में देखा था, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकॉल करते हैं। कहता है कि गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड हैं और मियोसिस से बनकर के आता है। मतलब कि जैसे कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और ये उस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, जैसा कि ये ट्विन, मान लिया कि ये ह्यूमन का ही सेल है, ठीक है। अब इसमें होना क्या है ना कि इसमें होना है मियोसिस, जिसका दूसरा नाम हमने क्या कहा है, आरडी लिख दिया शॉर्ट में। कहने का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। अब रिडक्शनल डिवीजन में यहां पर जो 2n नाम का सेल था वो दो सेल इस तरीके से बनाएगा और ये दोनों सेल्स का नेचर कैसा होगा तो हैप्लॉइड होगा। तो इसी चीज को ये बताना चाह रहा है कि गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और ये मियोसिस से बनकर के आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पहले से ही कैसा है, हैप्लॉइड है, पहले से ही वो हैप्लॉइड है, अगर इसको गैमेट बनाना होगा तो इसमें भाई साहब रिडक्शनल डिवीजन नहीं, मियोसिस नहीं, बल्कि यहां पर हो जाएगा क्या हमारा माइटोसिस, जिसको हम एक और नाम देते हैं दैट इज की इक्वेशनल डिवीजन भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब जब इसका इक्वेशनल डिवीजन होगा तो n का क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो n का प्रोडक्ट हमको n और n ही मिलने वाला है। तो यही चीज हमारा ये स्टेटमेंट हमसे कहता है। काफी शॉर्ट में हर एक कॉन्सेप्ट को यहां पर रिकॉल करवा दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्या हमसे कहा जा रहा है। इसके बाद हमसे कहता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इज एन इसेंशियल पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गैमेटोजेनेसिस हो गया यहां पर मियोसिस से, और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें माइटोसिस से। लेकिन एक और चीज है कि मेल गैमेट अगर अलग बॉडी में है और फीमेल गैमेट अलग बॉडी में है तो इस केस में क्या होगा कि गैमेट को ट्रांसफर होना पड़ेगा। इन 99.9% केसेस हम जनरली बात करते हैं कि मेल बॉडी से गैमेट जो है वो ट्रैवल करता है किधर, तो वो ट्रैवल करता है फीमेल बॉडी के अंदर। जैसे ह्यूमंस का ही अगर हम केस मान ले तो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है।
लेकिन बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर फीमेल गैमेट जो है वो ट्रैवल करता है मेल गैमेट की तरफ। कहने का मतलब है फीमेल बॉडी से गैमेट निकलता है और मेल बॉडी में जाता है। तो ये चीज एक याद रखने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं है कि 100% केसेस में मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट की तरफ ट्रैवल करेगा। किसी किसी केसेस में फीमेल गैमेट भी मेल गैमेट की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी 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 कम है। इसलिए जनरली आमतौर पे हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इज एन एसेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से इस स्टेटमेंट का मतलब हमको क्लियर होता है। आगे कहता है इट इज रिलेटिवली इजी इन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में यह कहानी जो है वो आसान है। कैसे आसान है? तो इसको एक फ्लावर के डायग्राम के मदद से समझते हैं। मान लिया कि ये कोई फ्लावर है और ये रहा उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहां पर हम बना देते हैं इस तरीके से क्या, तो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल गैमेट को यहां से निकलना है और यहां जाना है, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसको कम दूरी ट्रैवल करना है, तो ये काम इनके लिए आसान हो जाएगा। तो जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर गैमेट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स इट अकर्स बाय कॉपुलेशन और साइमल्टेनियस रिलीज। तो ये कॉपुलेशन कहने का मतलब है कि जैसे हमको पता है ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जैसे जो मेल पेरेंट हैं उनका पेनिस जो है वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में एंटर करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में कॉपुलेशन का नाम दे रहे हैं। तो इस माध्यम से या फिर साइमल्टेनियस रिलीज के द्वारा, मतलब कि गैमेट्स को हम सीधा रिलीज कर दे रहे हैं किसी मीडियम में, जैसे कि वाटर वगैरह में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे मेल पेरेंट वाटर में मेल गैमेट रिलीज करते हैं एंड फीमेल पेरेंट उसी वाटर में फीमेल गैमेट रिलीज करती हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमसे यही कहना चाह रहा है। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम बस जस्ट इसको रिकॉल करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। सो इन नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है इन एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स आ गया यहां पर। एंजियोस्पर्म्स कहने का मतलब है, याद करो अपना क्लास 11th, जहां पर प्लांट किंगडम नाम के चैप्टर में हमको पता चला था कि हम प्लांट किंगडम को 5 डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, वही वाली बात है। तो ये जो एडवांस टाइप के एंजियोस्पर्म्स हैं इनके अंदर ए स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन हो रहा है, जिस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया है। यहां पर कहां गया, जैसे कि यहां पर हमने डिस्कस किया। अब यहां पर कहता है कि यहां से ये जो एंथर है, यहां से इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, तो इस पार्ट को एंथर नाम देते हैं। अगले चैप्टर में डिटेल में है। और इस चीज को, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग स्टिग्मा का नाम देते हैं। इसको क्या नाम दे दिया? स्टिग्मा का। तो एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रैवल करता है क्या, तो ये छोटे छोटे क्या, ये छोटे छोटे पॉलन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग पॉलिनेशन का नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। तो एंजियोस्पर्म्स में ये प्रोसेस पॉलिनेशन से होता है, विच इंश्योर्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच कैरी दी पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को लेके जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये जो गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस है ये पॉलिनेशन कहलाता है। अगले चैप्टर में हमें डिटेल में देखना है कि पॉलिनेशन के भी अलग अलग टाइप्स है, दैट इज की ऑटोगैमी, जेनोगैमी, जिटोनोगैमी, ये सब जो प्रोसेस है डिटेल अगले चैप्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिनगैमी, ब्रैकेट में फर्टिलाइजेशन लिखा है, तो सिनगैमी अकर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। अब यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर जो मेल गैमेट है, मान लिया यहां पर लिख दिया मैंने इस तरीके से मेल गैमेट, इसके साथ मैं यहां पर यहां नीचे n लिख दे रहा हूं क्योंकि ये मेल गैमेट हैप्लॉइड है, प्लस हम यहां पर कर देंगे क्या, तो यहां पर हम लिख देते हैं इस तरीके से फीमेल गैमेट। ऐसा इसलिए हमने लिखा क्योंकि फीमेल गैमेट क्या है, ये भी हैप्लॉइड है। एंड प्रोडक्ट में हमको एक डिप्लॉइड सेल मिलता है जिसका नाम हम देते हैं जाइगोट, ये डिप्लॉइड नेचर का है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको सिनगैमी भी हम बोलते हैं। सिनगैमी में अकर इधर एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इंटरनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो चीज मैंने अभी बताया, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अगर बॉडी के बाहर किसी वाटर में, वाटर बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये बॉडी से बाहर में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। और ह्यूमंस जैसा एग्जांपल आपको पता है कि फीमेल पेरेंट के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है। सिनगैमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट। तो वही चीज, ये स्पेशल टाइप का सेल
जाइगोट बना करके हमको दे देता है। यही ये स्टेटमेंट हमसे कहना चाह रहा है। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कहता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कुछ मिनट पहले कि अब यहां पर बन गया क्या है, तो यहां पर बन गया, हमने कहा ये 2n नाम का ये क्या बना, तो इसको हमने कहा है कि ये जाइगोट बना है। और इस 2n इस जाइगोट के बारे में जानते हैं कि कितने सेल का बनता है, तो ये सिंगल सेल का होता है, ये सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब इसका यहां पर होता है क्या, तो इसका यहां पर होता है माइटोसिस। कहने का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन। अब जब इक्वेशनल डिवीजन होगा तो ये एक सेल बनेगा कितने में, 2 में, 2 का होगा 4, 4 के होंगे 8, मतलब इस तरीके से ये एक सेल का यहां पर 2 सेल, 2 सेल का यहां पर कैसा, तो 4 सेल, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियो। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है इस प्रोसेस का नाम हो जाता है क्या, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। इन एनिमल्स की बात करें, द जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। तो एनिमल्स के अंदर ये क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और इसके तुरंत बाद माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है एंड एम्ब्रियो का बनना जो है वो शुरू हो जाता है। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बताया गया है। क्लियर है? अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स में बी ईदर ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस हो सकते हैं या वीवीपेरस। जब भी ओवीपेरस वर्ड सामने आए तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे लिविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एग लेइंग होते हैं, जो एग दे रहे हैं। जैसा कि हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि बर्ड्स वगैरह हो गए, तो बर्ड्स वगैरह को हम क्या कह सकते हैं कि ये ओवीपेरस हैं क्योंकि ये एग लेइंग है। वीवीपेरस का मतलब हो गया कि ऐसे लिविंग जो एक इंडिविजुअल को बर्थ दे रहे हैं। एग्जाम्पल में तुम फर्स्ट क्लास क्या कर दो, तो ह्यूमंस का नाम दे दो यहां पर। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस एग ले नहीं करते, ह्यूमंस एक बच्चे को सीधा सीधा जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देंगे वीवीपेरस, एंड जो एग लेइंग है उनको हम क्या कहेंगे, ओवीपेरस। एम्ब्रायनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन वीवीपेरस। अब देखना ये है कि वीवीपेरस जो है, जब बच्चा एक तरीके से पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तब उसको जन्म दिया जाता है। मतलब कि डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा प्रोटेक्शन उसको मिलता है क्योंकि वो मदर के बॉडी के अंदर होता है। लेकिन एग लेइंग जो है वीवीपेरस के अलावा जो ओवीपेरस हैं, जो एग लेइंग है ओवीपेरस, इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है मदर बॉडी के अंदर और कुछ डेवलपमेंट जो है एग के अंदर होता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो वीवीपेरस हैं उनको ज्यादा केयर मिलता है कंपैरिजन टू ओवीपेरस। यही चीज यहां पर बता रहा है। ठीक है। तो अगर तुमसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि इन बिटवीन ओवीपेरस एंड वीवीपेरस किसका डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा सेफ है, तो हम कहेंगे कि वीवीपेरस का डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा सेफ माना जाता है और सेफ है भी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का डिस्कशन फिर से आ गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो ओवरी जो है वो कहां चेंज हो जाता है, ये जो ओवरी है यही ओवरी आपको फ्रूट का रूप ले लेता है। जो फ्रूट हम खाते हैं ना, ये फ्रूट किधर से डेवलप होता है, तो ओवरी से। जरूरी नहीं कि हर बार फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप हो। तो इस चीज का भी डिस्कशन हमको आगे करना है कि अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप होके आया तो उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रू फ्रूट का। लेकिन कभी कभी जो है वो ओवरी के अलावा भी दूसरे पार्ट जैसे कि थैलमस, अगर थैलमस से अगर फ्रूट डेवलप होके आया है तो इसको हम लोग नाम देते हैं फॉल्स फ्रूट का। इसके अलावा एक और भी है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका डिस्कशन हम करेंगे। तो ओवरी क्या फ्रूट में बदल गया, और ओव्यूल जो है ये ओव्यूल किस में बदल गया, तो सीड में बदल गया। यही सीड जो आगे जाकर के एक नए प्लांट को जन्म देने वाला है। इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजीनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एम्ब्रियो। समझे? तो मतलब इसी सीड से क्या होगा, फिर हमको एक नया प्लांट मिलने वाला है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने लायक है। कहने का मतलब है कि ऐसा वीडियो भी है जिसको अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार इसको देख लिया, हमारा पूरा का पूरा क्विक रिव्यू हो गया, पूरा कहानी हमको दोबारा से याद आ रहा है कि भाई ये इस चैप्टर में ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और हम फिर से उस चैप्टर को याद कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहीं तक था भाई, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यहीं तक हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहां पर होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर की समरी यहां पर कंप्लीट होती है।
उम्मीद है कि आपको ये पूरा समरी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपका पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया होगा। अगर रिकॉल हो गया है, अगर आपको सारी चीजें दोबारा से याद आ गई हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बायोलॉजी इन ब्लड को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बायोलॉजी इन ब्लड के साथ। अगले चैप्टर का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।